डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम एमसीसी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन की बात करेंगे। और उससे पहले खुशखबरी ये सुन लीजिए कि जिनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं उनके लिए खुशखबरी है कि जो रजिस्ट्रेशन डेट जो थी एमसीसी की 28 जुलाई, उसको एमसीसी ने आज एक नोटिस देकर एक्सटेंड कर दिया है कि अब 31 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने नोटिस ही यहाँ अपलोड किया है जो आज ही आया है कि आप 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऐसा काउंसलिंग के दौरान होता रहेगा, सेकंड राउंड में होगा, थर्ड में होगा, स्टे में होगा, मतलब जो टाइम शेड्यूल है उससे थोड़ा डिले हो सकता है। और इसकी वजह से सब स्टेट की काउंसलिंग डिले चलेगी। जब तक एमसीसी का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट नहीं आता, कोई भी स्टेट अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता। मॉक राउंड का रिजल्ट, प्रैक्टिस राउंड का रिजल्ट तो डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है वो एमसीसी के हर राउंड के बाद ही डिक्लेयर कर सकता है। एमसीसी का फर्स्ट राउंड होगा, फिर स्टेट अपना फर्स्ट राउंड डिक्लेयर करेगा। एमसीसी का सेकंड राउंड होगा, फिर स्टेट अपना सेकंड राउंड डिक्लेयर करेगा। एमसीसी का थर्ड राउंड होगा, फिर ही स्टेट अपना थर्ड राउंड डिक्लेयर कर पाएगा। ये कुछ शराइत है एमसीसी की और स्टेट्स की, तो उसके हिसाब से स्टेट्स को चलना पड़ता है। तो जिनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे ना, वो तो खुश हो गए होंगे कि चलो अच्छा है, हमको और टाइम मिल गया। अब हम आज बात करेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की कि सबने आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो जो की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। पेज नंबर 2 पर है पॉइंट नंबर 6। The security deposit will be forfeited if a candidate who has been allotted seat in the second round or subsequent rounds and does not join the respective institute। देखो इसके बारे में ये सुन लीजिए कि एमसीसी का फर्स्ट राउंड जो है ना, उसमें हमें कोई सीट मिलती है और हम नहीं लेते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता, वो सीट हम छोड़ सकते हैं। हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट नहीं होगी, वो जमा रहेगी। इसी तरह स्टेट में भी इसी तरह होता है कि फर्स्ट राउंड के बाद जो सीट आपको मिलती है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप ऐसी कॉलेज फिल ही क्यों करते हैं जो आप नहीं लेना चाहते। आप हमेशा वही कॉलेज चॉइस में रखिए कि जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको सीट अलॉट हो जाए तो आप उसको कंफर्म कर सकें, ताकि आपका एक राउंड बेकार ना हो। वरना इस तरह क्या होगा कि फ्री एग्जिट समझ के आपने कुछ भी रैंडमली सब चॉइस डाल दी और उसके बाद आपको सीट मिली, आपने छोड़ दी, तो ये राउंड तो आपका बेकार ही हो गया ना। अगर आपने अच्छी सीट डाली होती और आपको अलॉट होता तो आप उसको कंफर्म करते, फिर चाहे आप सेकंड राउंड में जाते, चाहे थर्ड राउंड में जाते। तो ये आप नोट कीजिए कि फर्स्ट राउंड की एग्जिट फ्री होगी, एमसीसी की भी और आपके स्टेट की भी। लेकिन सेकंड राउंड से अगर आपको कोई सीट मिलती है, अलॉट होती है, और आप उसको ज्वाइन नहीं करते तो आपके 10,000 रुपये फॉरफिट हो जाएंगे और काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। फिर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको थर्ड राउंड में 11,000 रुपये देकर। या जिन्होंने 2,05,000 डीम्ड यूनिवर्सिटी के दिए हो गए, उन्होंने अगर सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई और कंफर्म नहीं की तो 2 लाख रुपये उनके फॉरफिट हो जाएंगे। और तीसरे राउंड के लिए उनको अगर ज़रूरत है, पार्टिसिपेट करना है, तो 2,05,000 वापस रजिस्ट्रेशन में देना होंगे। तो ये इनका रूल है कि फर्स्ट राउंड की आपकी गलती माफ है, सेकंड राउंड की गलती माफ नहीं होगी, पैसे आपके जब्त हो जाएंगे। तो इसका ख्याल रखें। और थर्ड राउंड तक आप अपग्रेड कर भी सकते हैं। फर्स्ट में जो मिला उसको सेकंड तक जा सकते हैं, सेकंड में मिला तो आप थर्ड तक जा सकते हैं, थर्ड से आगे आप नहीं जा सकते। तो ये आपको चॉइस के हिसाब से ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 है the data entered by the candidate at the time of registration NTA portal will be pre-populated and will be used for counseling purpose. Candidate must note that as per the NTA document the following eligibility condition must be met. देखिए, आपने जो भी डेटा नीट के फॉर्म में दिया था वही एमसीसी में देना है। एमसीसी क्या कहता है कि हमें एनटीए ने आपका डेटा फॉरवर्ड कर दिया है, तो हम जो है उसी के बेस पे काम करेंगे। अभी कोई कहे कि भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, मेरा नेम चेंज करना है, मेरी ये मिस्टेक हो गई है, वो चेंज करना है, उसको एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तो एमसीसी डज नॉट चेंज, एडिट, मॉडिफाई, अल्टर एनी इन्फॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि आपने जो नीट के फॉर्म में भरा था वही डेटा हमारे पास आया है, तो नीट में जो ईमेल दिया था वही ईमेल आप यूज कर पाएंगे यहाँ पे।
उसी का ओटीपी आएगा, आपको वेरीफाई करना है ओटीपी से, और जो नंबर आपने नीट में मोबाइल नंबर दिया था वही यहां पर रहेगा, उसको भी आपको ओटीपी देकर वेरीफाई करना होगा। उसके बाद देखिए एमसीसी का क्राइटेरिया और दूसरे स्टेट का क्राइटेरिया क्या रहता है गुजरात को छोड़ के, कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में 50% होना चाहिए ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी, एससी, एसटी के 40% होना चाहिए 12th की मार्कशीट में। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी थियरी प्लस प्रैक्टिकल, इसको मिलाकर शुमार होता है कि इसके जो है ना 50% मार्क्स आपके होना चाहिए, तभी आप इलिजिबल हो मेडिकल के एडमिशन के लिए। सिर्फ गुजरात ऐसा स्टेट है जिसने 12th से ये क्राइटेरिया निकाल दिया है, और वो सिर्फ पासिंग पर एडमिशन दे रहा है कि नीट स्कोर आपका है, आप मैनेजमेंट कोटा ले रहे हैं, आप एनआरआई कोटा ले रहे हैं, तो आपकी 12th की मार्कशीट में हमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, बस आप पास होना चाहिए, चाहे आप ग्रेसिंग मार्क्स से पास हुए हो। तो गुजरात एक पहला राज्य ऐसा है कि जो विदाउट परसेंटेज काउंट किए हुए 12 के आपको एडमिशन दे रहा है। बाकी एमसीसी आपको एडमिशन नहीं देगा। नहीं, एमसीसी के पोर्टल पर जितनी भी कॉलेजेस है आप जहां भी एडमिशन लेंगे तो आपके लिए 50% कंपलसरी है 12th में, और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 40% कंपलसरी है। और अदर स्टेट्स में भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके बगैर रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं आपका, 50-40 जो है वो आपका होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं पेज नंबर 4 हो गया, नंबर 10, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टाइपेंड, फी स्ट्रक्चर, कोर्स ड्यूरेशन, बॉन्ड अमाउंट। देखिए एमसीसी क्या कह रहा है कि हमें जो कॉलेजेस ने डिटेल दी है वो हमने कॉलेज इसकी इन्फॉर्म इसमें रखी है, लेकिन आपको पर्सनली उस डिटेल को चेक करना है और कॉलेज की वेबसाइट से भी आपको चेक करना है कि हमारे पास मान लो कि पुराना फी स्ट्रक्चर अपलोड किया हुआ है और आपने उसके बेस पे एडमिशन ले लिया, फिर आप कॉलेज गए तो पता चला कि नहीं फीस तो बढ़ चुकी है, 2 लाख ज्यादा हो गए हैं। तो एमसीसी ये कह रहा है कि लेटेस्ट फीस जो भी है वो आप कॉलेज से मालूम कीजिए। हाँ, और आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, क्या होगा, कोर्स ड्यूरेशन जो है कि आपको मतलब बॉन्ड कितने का रहेगा, 1 साल देना पड़ेगा, 2 साल रहेगा। इसमें एक बात याद रखें कि एम्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें कोई बॉन्ड नहीं देना होता है, यानी आपको सर्विस नहीं करना पड़ती। 4.5 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप, 5.5 साल में आप फ्री हो जाते हैं, आप पीजी के लिए जा सकते हैं। जबकि दूसरे स्टेट में क्या होता है, कहीं कहीं कि आपको 1 साल सर्विस करना पड़ती है, कहीं पे 2 साल सर्विस करना पड़ती है स्टेट को, इसलिए कि आपने स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है। गुजरात में 20 लाख का बॉन्ड है, 15 लाख स्टैम्प पेपर पर, और 5 लाख का या तो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट दो या एक है डीन के नाम पे आप फिक्स डिपॉजिट कर दो 7 साल के लिए। तो ये आपको देखना है कि अगर आपको एम्स मिलता हो तो आपको एम्स में ही ट्राई करनी चाहिए, और गवर्नमेंट सीट्स के लिए भी आप उन कॉलेजेस, उन स्टेट में आप देखिए जहां बॉन्ड ना हो, उसको आप पहले प्रीफर करो ताकि 1 साल आपका बच जाए। और मजबूरी है तो फिर 1 साल का बॉन्ड आप ले लो और ऐसी कॉलेजेस में एडमिशन ले लो जिसमें 1 साल के बॉन्ड पे आप छूट सकते हैं। लेकिन एमसीसी ये कह रहा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं, आपको चेक करना है। नंबर 11 में हो गया कि देखिए इसमें क्या है कि एलिजिबिलिटी डोमिसाइल स्टेटस, ये आपको चेक करना है। देखिए एआई क्यू डोमिसाइल फ्री है, ऑल इंडिया कोटा से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो आपसे कोई डोमिसाइल नहीं मांगा जाता। आप डीम यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया से कहीं भी एमसीसी से लेंगे तो आपको डोमिसाइल नहीं मांगा जाता। डोमिसाइल की जरूरत कहां पड़ेगी, जैसे कि जिपमेर है पौंडीचेरी में, उसमें स्टेट का इंटरनल कोटा है स्टेट वालों के लिए। तो जो स्टेट का कोटा है वो कम स्कोर पे वहां एडमिशन होता है। तो अगर आप पौंडीचेरी से हैं तो पौंडीचेरी का डोमिसाइल आपको चाहिए ताकि आप स्टेट कोटा का बेनिफिट उठा सकें। या जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो अब दिल्ली की जो 15% की काउंसलिंग भी एमसीसी करती है और 85% की काउंसलिंग भी करती है। अब आपको दिल्ली का कोटा चाहिए तो आपको दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना होगा, तभी जाके आप उसमें एडमिशन ले पाएंगे। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसका खुद का इंटरनल कोटा है। अलीगढ़ में क्या एक ओपन कोटा है फॉर ऑल, सब स्टूडेंट ले सकते हैं पूरे इंडिया के। दूसरा कोटा है एमएम मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा, पूरे इंडिया के मुस्लिम उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा कोटा है एमएम लेकिन इंटरनल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पर्सनल उसके स्कूल के स्टूडेंट्स का कोटा है, उसके लिए अलीगढ़ का डोमिसाइल होना जरूरी रहेगा। इसी तरह जो जो स्टेट में कोटा है
एसिक है, एसिक की जो कॉलेजेस है उसमें अपने स्टेट के कोटा रहते हैं। तो जिस स्टेट की आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहां का डोमिसाइल आपको देना होगा यहाँ पे, जहां जिसकी भी 100% चॉइस फिलिंग और 100% सीट अलॉटमेंट एमसीसी से हो रहा है, तो आपके पास उस स्टेट का कोटा होना चाहिए। वैसे अगर आप 15% एआईक्यू में लेते हैं ना, तो आपको किसी भी कोटा की डोमिसाइल की मतलब जरूरत नहीं है। 15% ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेते हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में पूरे इंडिया की, तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। और जितनी भी डीम यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेते हो तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ पर्टिकुलर उन कॉलेजेस के लिए ही डोमिसाइल चाहिए जहां पर उनका पर्सनल स्पेशल कोटा होगा। ठीक है। नंबर 12 में है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंफर्म द फीस स्ट्रक्चर। जो हमने बात की वो आपको कॉलेज से सब चेक करना है कि क्या फीस चल रही है, इस साल की नई फीस क्या है, बाद में आपको परेशानी ना हो। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा में सबसे ज्यादा फीस जो है एक तो गुजरात की GMERS 5 कॉलेजेस है उसकी होती है 3,75,000, 3,75,000। और एक और कॉलेज है जिसकी 4,16,000 के 10,000 कुछ समथिंग है, मतलब 4 लाख के ऊपर थोड़ी फीस है, तो आप देख लेना। तो उस कॉलेज में थोड़ा ज्यादा पैसा जाता है। बकिया तो सब आपकी नॉर्मल फीस होगी, 1 लाख तक जाएगी, कहीं कहीं 1.25 लाख 1.5 लाख तक। लेकिन ये सबसे ज्यादा ये है, मैक्सिमम ये याद रखना 375 GMERS, वो भी फुल हो जाता है। और मैंने आखिर में उसका कट ऑफ भी दिया है इस वीडियो के एंड में। और दूसरा क्या है, एक और कॉलेज है वो मैं अभी इस वक्त भूल रहा हूं, आप देख लेना, 4 लाख के करीब उसकी फीस है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी टच वेबसाइट। देखिए आपको है ना, काउंसलिंग शुरू हुई है तो www.mcc.nic.in इससे आपको कांटेक्ट में रहना है। इस वेबसाइट पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी, वही फाइनल रहेगी। कोई आपको कुछ भी कहे या फेक आपको नोटिस बताकर कहे या पैसा लेने की बात करे तो ऐसे कहीं भी चक्कर में फंसना मत। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो वेबसाइट पे होगी, और जो भी कॉलेज का एडमिशन होगा वो एमसीसी के थ्रू वेबसाइट इसी पोर्टल पर होगा। कोई भी कॉलेज चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपको डायरेक्टली एडमिशन नहीं दे सकती। चाहे आप उनको 1 करोड़ रुपया भी एक्स्ट्रा देना चाहो तब भी वो नहीं दे सकती। सबका सब एडमिशन इसी पोर्टल से होगा, एमसीसी के पोर्टल से होगा। 100% सीट जो स्टेट में आती है तो वो स्टेट वाले देंगे, और जो एमसीसी के पोर्टल पे जितनी सीट्स है वो एमसीसी देगी। कोई भी एजेंट आपको कॉलेज से एडमिशन नहीं दिला सकता। नो कम्युनिकेशन विल बी डायरेक्टली सेंड टू द कैंडिडेट्स। देखिए आपको अलर्ट रहना है, आप ये भरोसे मत बैठिए कि एमसीसी आपको मैसेज करेगा कि आपको ये सीट अलॉट हुई है। आपको वेबसाइट के टच में रहना है, और जैसा भी रिजल्ट आएगा, सीट अलॉट होगी, सब आपको यहीं से चेक करना है। और आप मोबाइल नंबर जो है वो तो एनटीए ने जो दिया है वो तो यूज में रहेगा, वहां पे मैसेज आ भी सकता है, कभी कभी नेटवर्क इश्यू होता है, मैसेज नहीं भी आएगा, ईमेल भी नहीं आएगा। वैसे तो एनटीए आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ट्राई करेगा, जरूरी बात होगी तो मैसेज करने की। लेकिन अगर वो नहीं आता है मैसेज तो आपको टच में रहना है। और मैं तो ये कहता हूं कि मैसेज के भरोसे मत बैठना, कभी नेटवर्क इश्यू हो तो मैसेज नहीं भी आ सकता है और ईमेल भी नहीं आ सकता है। लेकिन आपको एक ऑप्शन देता है एमसीसी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर किया है वो तो रहेगा ही नीट के फॉर्म वाला, लेकिन अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हैं, अल्टरनेट ईमेल आईडी आप ऐड कर सकते हैं। जो एड्रेस आपने उस वक्त दिया था वो एनटीए के पास है, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर आप कहीं रहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो अभी आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। कोर्ट केसेस जो है वो दिल्ली में ही होंगे। भाई हमें कोर्ट केसेस करना नहीं है, हमें तो इजीली एडमिशन लेना है। और सेंट्रल पूल का नॉमिनेशन यानी डिफेंस कोटा वगैरह जो भी होगा वो जो डिपार्टमेंट है वही सब करेगा। हम लोग किसी को नॉमिनेशन बेस पे एडमिशन नहीं देते। और ऑल एडमिशन एंड रेजिग्नेशंस जो भी होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन आप कॉलेज पे कहेंगे कि मैं ये सीट छोड़ रहा हूं तो वो परमिशन नहीं है, इसलिए कि एमसीसी को पता नहीं चलेगा तो वो सीट दोबारा फिल नहीं होगी। इसलिए कॉलेज में अगर आप कहते हैं तो कॉलेज में आप भले कहिए, लेकिन एमसीसी को आपको इत्तला होनी जरूरी है कि आपने ये कॉलेज छोड़ दी है या कंफर्म की है। तो एमसीसी वो हिसाब से सेकंड राउंड में उस कॉलेज को, उस सीट को डाले या नहीं डाले वो चेक करेगा। द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द सेम अकाउंट। जिस अकाउंट से आप पे कर रहे हैं
उसी अकाउंट से आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 जो है वो रिफंड होगी, और डीम में अगर 2 लाख दी है तो 2 लाख रिफंड होगी काउंसलिंग खत्म होने के 2-4 महीने बाद। लेकिन फिर भी एमसीसी इस साल ये कर रहा है कि आपसे चेक का फोटो मांग रहा है या पासबुक का फ्रंट पेज मांग रहा है कि अगर बाय डिफॉल्ट तो आई जाती है उस अकाउंट में, लेकिन कभी नहीं आ पाई किसी वजह से, तो आप जो डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड करोगे, जो चेक अपलोड करोगे, जो बैंक अपलोड करोगे, बैंक की डिटेल्स दोगे, उस अकाउंट में फिर एमसीसी रिफंड कर देगा अगर बाय डिफॉल्ट उस अकाउंट में नहीं जा रहे पैसे जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफर किए हैं, ट्रांजेक्शन किए। लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन है, देखिए इसमें जो शॉर्ट फॉर्म है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उसकी डिटेल दी हुई है कि ABVIMS मतलब अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, AIQ ऑल इंडिया कोटा, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, CW जो है चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म फोर्सेस उसका एक कोटा होता है, DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DM डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, एसिक एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इस तरह आप देख लेना। IP कोटा इंश्योर्ड पर्सन्स कोटा, JMI जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इसमें MBBS कॉलेज नहीं है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सिर्फ डेंटल कॉलेज है। ठीक है, ये देख लेना। फिर ये वर्धमान महावीर, ये जो फेमस है वो देख लेना आप। VMMC मतलब वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, और SJH सफदरजंग हॉस्पिटल, RML मतलब राम मनोहर लोहिया, इसका जिक्र आपको आएगा, MEMC का आएगा, मौलाना आजाद का, तो आप देख लेना। देखिए अब राउंड की इंफॉर्मेशन आप देखिए कि ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग www.mcc.nic.in से होगी। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, सबमिशन ऑफ चॉइसेस, व्यू मॉडिफाई एंड लॉक चॉइसेस, प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट, ये सब होगा। मतलब अभी आपको लॉक करने की जरूरत नहीं है। आप 31 को है तो आप 30 तारीख तक अपनी चॉइस को जो भी कुछ है कम ज्यादा करना चाहे, अप डाउन करना चाहे वो कर सकते हैं। आप चॉइस अभी करके रखिए, लेकिन और भी देखते रहिए कि और कौन कौन सी अच्छी कॉलेज आपको समझ में आ रही है, उसको आप 30 जुलाई तक ऐड कर सकते हैं, उस वक्त आप लॉक कर सकते हैं। और अगर आप लॉक करना भूल भी गए तो सॉफ्टवेयर जो है अलॉटमेंट से पहले आपकी चॉइस को लॉक कर देगा, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। राउंड रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद क्या होगा, या तो आपको एडमिशन मिला ही नहीं है, ठीक है, तो आप सेकंड राउंड में ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है तो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे जाना होगा और वहां पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसका जिक्र इसमें आ रहा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, वो हम बाद में बताते हैं। तो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जहां भी एडमिशन मिला होगा उस कॉलेज में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और अपना एडमिशन कंफर्म करना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि इससे भी बेटर कॉलेज में मुझे जाना है, अपग्रेड होना है, तो वहां विलिंगनेस का फॉर्म आपको वहां पे कॉलेज में देना है और उनसे कहना है कि मैं ये कॉलेज, ये सीट तो मैंने कंफर्म कर दी है, लेकिन मैं सेकंड राउंड में जाऊंगा। और अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई लेकिन आप लेना नहीं चाहते तो फ्री एग्जिट है, आपके पैसे फॉरफिट नहीं होंगे, आप सेकंड राउंड में वापस पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और विलिंगनेस अगर आपको नहीं देना है, मतलब वो कॉलेज आपको पसंद है, उसी में मिल गया है, जैसे एम्स दिल्ली में मिल गया है, अब आपको कहीं जाना ही नहीं है, तो फिर आप उसी कॉलेज को कंटिन्यू रखिए। हाँ, कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको फिर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड में फिर अगर आएंगे, अगर आपको पहले राउंड में नहीं मिला है तो आएंगे, ये आपको मिल गया है और आपने उसको कंफर्म करके विलिंगनेस दिया है तो भी आप सेकंड राउंड में आ सकते हैं। और अगर आपको मिला था लेकिन आपने छोड़ दिया तब भी आप सेकंड राउंड में आ सकते हैं। आपको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है। और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो दोबारा रजिस्ट्रेशन, मतलब विंडो ओपन होगा तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया है वो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकेगा, लेकिन जिसने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है उसको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करना होगी। और फर्स्ट राउंड में आपने जो चॉइस अगर डाली होगी तो वो सब निकल जाएगी, आपको दोबारा चॉइस करना होगी सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको एडमिशन नहीं मिला है अगर, तो आपको आगे के राउंड में जाना है, थर्ड राउंड में। और अगर एडमिशन मिल गया, अब उसमें दो कंडीशन है। इफ अपग्रेडेड, यानी कि तुम्हारी जो सीट फर्स्ट राउंड की थी वो चेंज हो गई है, अब आपको सीट अपग्रेड हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस कॉलेज में आपने फर्स्ट राउंड में कंफर्म किया था उस कॉलेज में जाना होगा
वहां पे रिलीव फॉर्म भरना होगा। उनसे कहना होगा कि भाई मुझे सेकंड राउंड में सीट मिल गई है, तो मैं वहां जा रहा हूं, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वापस कर दीजिए। वो कॉलेज वाले आपको रिलीफ कर देंगे कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। आपको फिर उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई है वहां जाना होगा। ये सब जगह आपको पर्सनली जाना होगा। देखो, ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपको पर्सनली फर्स्ट राउंड में भी सीट अलॉट के वक्त जाना होगा, और सेकंड राउंड में अगर चेंज होता है कॉलेज तो फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स लेने जाना होगा, और वहां से लेकर सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई है वहां जाकर सबमिट करना होंगे। फिर अगर आपको आगे जाना है तो फिर वहां पे विलिंगनेस वापस दे देना सेकंड राउंड वाले में कि भाई मुझे तो थर्ड राउंड में भी जाना है। ठीक है, थर्ड राउंड तक आप जा सकते हैं। और अगर किसी को पहले नहीं मिली थी, अब सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई है, बराबर, तो अगर उसने ज्वाइन नहीं की तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी। सीट मिली है सेकंड राउंड में, पहले नहीं मिली थी, सेकंड में मिली, अब वो ज्वाइन नहीं करता है तो 10,000 रुपये उसके चले जाएंगे। अब अगर उसको थर्ड राउंड में जाना है तो 11,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस वापस देना होगी, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा, 11,000 रुपये उसको देना होगा। और अगर जिसको जो खुश हो गया कि भाई मुझे तो सेकंड राउंड में मिल गया, तो फिर उसको जो इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वहां पे आपको जाना होगा, और एडमिशन फॉर्मेलिटीज जो है वो आपको कंप्लीट करना होगी, और थर्ड राउंड में आप अपग्रेड कर पाएंगे। वहां विलिंगनेस देना होगा कि मुझे थर्ड राउंड में जाना है, तो वो विलिंगनेस का एक फॉर्म जो होता है वो भरना होगा, ताकि एमसीसी आपको थर्ड राउंड में और आगे सीट अलॉट कर सके। विलिंगनेस देंगे तभी आपको एमसीसी आगे का राउंड में पार्टिसिपेट करने देगा, यानी कि आपकी चॉइस के हिसाब से आपको बेटर सीट देगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, आपका जो एडमिशन है वो का वहां का वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको विलिंगनेस देना है अगर आपको फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कॉलेज को आपको चेंज करना हो तो। कॉलेज नहीं चेंज करना है तो आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। ठीक है, अब आ गए आप थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में कि जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जिसने फर्स्ट और सेकंड में नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, या जिसको सीट अलॉट हुई थी सेकंड राउंड में उसने ज्वाइन नहीं किया तो उसके फॉरफिट हो गए पैसे। अब दोबारा वो 11,000 या 2,05,000, अगर 2,05,000 फॉरफिट हो गए तो 2,05,000 वापस पे करेगा, तो फिर वो थर्ड राउंड में जा सकता है। और जो चॉइसेस थी फर्स्ट सेकंड की वो सब नील हो जाएगी। थर्ड राउंड में दोबारा आपको नई चॉइस देना होगी। अब थर्ड राउंड का रिजल्ट में क्या होगा, या तो आपको एडमिशन मिला ही नहीं तो आप स्टे राउंड में जा सकते हैं, जिसको फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, या जिसने थर्ड में ही रजिस्ट्रेशन किया था फिर भी उसको नहीं मिला, तो जिसको भी नहीं मिला अब तक वो नेक्स्ट राउंड में जा सकता है। जिसको सीट अलॉट हो गई और ज्वाइन नहीं किया तो वो उसके 10,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फॉरफिट हो जाएगा, और फर्दर काउंसलिंग के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, यानी वो स्टे वैकेंसी में अब नहीं जा सकता, स्टे राउंड में नहीं जा सकता। अगर थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई और ज्वाइन नहीं किया तो एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। सेकंड राउंड में मिला और कंफर्म नहीं किया तो काउंसलिंग से बाहर तो हो जाएगा, लेकिन थर्ड राउंड में दोबारा रजिस्ट्रेशन करके आ सकता है। और थर्ड राउंड में क्या होगा कि सीट मिलने के बाद अगर आपने छोड़ दी तो दोबारा अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, 11,000 रुपये देकर भी नहीं कर सकते और 2,05,000 देकर भी नहीं कर सकते। ये आपकी पनिशमेंट है कि आपको सीट अलॉट हुई फिर भी आपने छोड़ दी। अगर आप नहीं लेते तो कोई दूसरा स्टूडेंट ले लेता, आपने टाइम वेस्ट किया एमसीसी का, तो आपको फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अगर थर्ड राउंड में सीट मिलती है और आप छोड़ देते हो तो सेकंड राउंड में छोड़ेंगे तो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, लेकिन आपको अमाउंट जो है वो पे करना होगा रजिस्ट्रेशन फीस वाला। और अगर थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट हुई और आपने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया तो अब आपके लिए आगे जाने की कोई चॉइस नहीं है। अगर आपकी सीट अपग्रेड हुई है तो सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई थी वहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको रिलीव करके यहाँ आना होगा थर्ड राउंड वाली कॉलेज में, और थर्ड राउंड की कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट करना होंगे। और फर्दर राउंड में आप जा नहीं सकते,
अगर आप अपग्रेड होकर आए हैं। और अगर आप अपग्रेड नहीं हुए, थर्ड राउंड में ही आपको सीट अलॉट हुई है, तो आपको उसी कॉलेज में जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करा देने हैं। और एक बार आपने अगर ज्वाइन कर लिया तो फिर आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते। एक बार सीट आपको थर्ड राउंड में मिल गई है, ज्वाइन कर लिया, देखो छोड़ दिया है तो फॉरफिट होकर बाहर चले जाते, लेकिन आपने ज्वाइन कर दी, अब आप कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। आप थर्ड राउंड के बाद स्टे में भी नहीं जा सकते सीट ज्वाइन करने के बाद, और रिजाइन भी नहीं कर सकते, आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते। अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है उसी कॉलेज में जो आपको थर्ड राउंड में मिली है। इसलिए चॉइस फिलिंग में आपको बहुत एहतियात रखनी है। जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहीं पर आपको चॉइस करनी है, ठीक है। जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहीं पे आपको वहीं की चॉइस करनी है। ऐसा नहीं कि मैं देखना चाहता हूं मुझे कहां मिल रहा है। देखो कहां मिल रहा है ये बचपने वाली बात है, वो यहां इतनी सिंसियर काउंसलिंग में ये बात नहीं चलती। ये सिंसियर काउंसलिंग में तो आपको जो लेना है वो आपको फिल करना है। जितना आपका बजट है, जिस स्टेट में आपको लेना है उसी स्टेट की चॉइस आपको करना है। यहां ये नहीं चलेगा कि मैं देखना चाहता हूं या मैं देखना चाहती हूं कि मुझे कहां मिल रहा है। ऐसी बचकानापन अब नहीं चलेगा। आपको सीरियसली एडमिशन लेना होगा, सिंसियर बनना पड़ेगा, और जो कॉलेज आपको चाहिए वही चॉइस में रखेंगे तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फॉरफिट नहीं होगी और इजीली आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। अब जिसको अब तक एडमिशन नहीं मिला 3 राउंड तक, वो स्टे राउंड में आएगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा अगर अब तक उसने चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन जिसने अभी तक किया ही नहीं है वो आ सकता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और जिसने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है, पहले राउंड में किया था लेकिन सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में भी नहीं मिली, थर्ड में भी नहीं मिली, वो आ सकता है। या सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन सीट नहीं मिली, थर्ड राउंड में नहीं मिली, वो आ सकता है। या उसने थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था और थर्ड राउंड में सीट नहीं मिली। जिसको 1 से 3 में सीट नहीं मिली, उसने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उस ट्रे में सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। और जिसने 1 से 3 राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आ सकता है। सीट अलॉट हो जाएगी। तो अगर अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन तो क्या होगा? फॉरफीचर ऑफ फीस, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग इफ एनी। भाई ये स्टे तो लास्ट है, लेकिन फिर भी अगर सीट बच जाती है और अगर स्टे के बाद दोबारा एक राउंड होता है तो उसमें जिसको सीट मिलेगी और छोड़ दिया तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और जिसको सीट मिल गई तो उसको उसी कॉलेज में ज्वाइन कर लेना है, वो अब आगे नहीं जा सकता, वो रिज़ाइन भी नहीं कर सकता, उस सीट को छोड़ भी नहीं सकता। हाँ, जो सीट मिली है उसको कंफर्म करके आपको वहाँ पे पढ़ाई चालू करना होगी, पढ़ाई शुरू करना होगी, आप उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए चॉइस फिलिंग वैसी ही करनी है कि आपको सीट मिले तो उस कॉलेज को आपको ज्वाइन करना है। फ्लो चार्ट इज फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज ओनली, फॉर डिटेल्स रेफर इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि नीट यूजी काउंसलिंग, ये तो आप सब जानते ही हैं। नीट यूजी काउंसलिंग 11 में नंबर 4 पे क्या लिखा है कि पहले क्या होता था कि 2 राउंड होते थे AIQ के, और उसके बाद अगर सीट बच जाती थी तो स्टेट से जो आई हुई सीट रहती थी ना, गवर्नमेंट कॉलेज जो है हर स्टेट की सीट आती है, तो जो जिस स्टेट की जो सीट आई है उसमें जो खाली रह गई है तो उसको उस स्टेट को वापस कर दिया जाता था। और बाकी का जो AIQ मॉपअप राउंड है वो होता था तीसरा राउंड। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि मॉपअप राउंड निकल गया और जो सीट वापस की जाती थी वापस करना बंद हो गया 2021 के बाद से। तो अब क्या हो गया, 3 राउंड हो गए, और जो भी सीट ऑल इंडिया कोटा की जो आती है, यानी कि सब स्टेट से 15% आती है, वो स्टेट को वापस नहीं की जाती, चाहे वो खाली रह जाए। सब की सब फिल जो है MCC से हो रही है 2021 के बाद से। और जो मॉपअप राउंड था उसकी जगह पे अब क्या नाम रख दिया, थर्ड राउंड। और थर्ड राउंड के बाद एक स्टे वैकेंसी राउंड को ऐड कर दिया। जो पहले सीट खाली पड़ जाती थी वो कॉलेज फिल करती थी, तो उसका भी उसकी अथॉरिटी कॉलेज से ले ली है। अब एक भी सीट खाली रहेगी तो सब सीट, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की हो या डीम की हो, MCC ही फिल करेगी। अब किसी कॉलेज को अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को एडमिशन दे सकें।
तो ये चेंजेस है वो ये नंबर 4 में लिखे हैं, पेज नंबर 11 पे नंबर 4 में, कि अब 3 राउंड हो गए और चौथा राउंड स्टे वैकेंसी है, और कोई भी सीट जो है स्टेट को वापस नहीं की जाएगी जो 15% आती है वो, और कोई कॉलेज भी एडमिशन नहीं दे सकेगा सीट खाली रहने पर। एमसीसी के पास जितनी कॉलेज आई है, जितनी सीट्स आई है, वो उसका एडमिशन एमसीसी ही करेगा। नंबर 5 में क्या है, अपग्रेडेशन विल बी अलाउड अप टू राउंड 3, यानी 3 राउंड तक अपग्रेड कर सकते हैं, 3 के बाद आप स्टे में नहीं जा सकते। ठीक है। और नंबर 6 में क्या है, आप जब 3rd राउंड की में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करना है, आपको बहुत सिंसियर होना है, इसलिए कि आप सीट को छोड़ नहीं सकते। सीट छोड़ देंगे तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको वही कॉलेज में फील्ड का चॉइस करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। आप 1st राउंड हो, 2nd हो, 3rd हो, कोई भी राउंड हो, मैं तो यही कहूँगा बच्चों से कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वही चॉइस में रखना। जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है वो चॉइस में रखना ही मत, कि आपका राउंड बेकार न जाए, आपको कहीं ना कहीं सीट मिल ही जाए। रोल ऑफ एमसीसी इन नीट क्या है कि 15% ऑल इंडिया की देगा, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है पूरे इंडिया में उसका 15% का एडमिशन यहाँ से देगा। ठीक है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी जितनी है उसकी 100% सीट्स, जिसकी जितनी सीट है वो सबका एडमिशन यहाँ से होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग जो उनका इंस्टीट्यूट का कोटा है वो, और डोमिसाइल कोटा, वो सब भी एडमिशन कौन देगा, एमसीसी। एसिक जो इंश्योर्ड पर्सन की होती है, और एएफएमसी में क्या करेगा, एसिक की भी सीट यहीं से फिल होगी। सिर्फ एएफएमसी जो है ना, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो है पुणे में, उसकी काउंसलिंग एमसीसी नहीं करता। एमसीसी सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा लेता है, मतलब कि विलिंगनेस जो होता है कि हमने एएफएमसी में हमें जाना है, तो जिसने भी टिक किया होगा ना उसकी लिस्ट, उसका नाम एएफएमसी को भेज देगा कि ये स्टूडेंट आपके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है। फिर एएफएमसी जो है ना वो आपसे कांटेक्ट करेगा, वो लिस्ट देगा और बारी बारी सबको बुलाएगा चेकअप के लिए। आपको पुणे जाना होगा, वहाँ पे रहना होगा, और आपके सब ऑर्गन्स का टेस्ट हो जाएगा वहाँ पे, आप कितने फिट हैं वो देख लिया जाएगा। अगर नंबर के चश्मे हैं, हाँ आँखों में नंबर का चश्मा है, तो फिर आपको वो एडमिशन नहीं देगा। या बदन में और कहीं कुछ प्रॉब्लम नज़र आई उनके रिपोर्ट में, चेकअप में, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपका नंबर लगता है, आप बिल्कुल फिजिकली फिट हो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो, और आर्मी के सब रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो करने का आपको जज्बा है, तो आप ज़रूर से एडमिशन लीजिए। वरना अगर आप बाद में घबरा गए, वहाँ के बॉन्ड भी होते हैं कि सर्विस बॉन्ड होता है, आपको सर्विस भी करना होगी वहाँ पे, 1-2 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर सीट मिलने के बाद आप कहे कि नहीं अभी मुझे एडमिशन नहीं लेना, या तो बहुत रूल्स रेगुलेशन बहुत सख्त है, मैं सीट छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ, तो 5 लाख या 7 लाख का कुछ बॉन्ड देना, पैसे देना पड़ते हैं उनको। अगर आपने सीट मिलने के बाद छोड़ दी तो वो लोग पेनल्टी लेंगे आपसे। 5 लाख तो मुझे याद है, पुराना रूल था, अभी पता नहीं क्या है, 5 लाख या 7 लाख वो पेनल्टी लेते हैं कि हमने आपके लिए पीछे इतनी मेहनत की, आपको आपके सब टेस्ट किए, आपको हमने सिलेक्ट किया, दूसरे स्टूडेंट को नहीं लिया, आपको लिया, और आपको सीट अलॉट हुई और आप सीट छोड़ रहे हैं, तो 5 लाख या 7 लाख वो लेते हैं। एमसीसी तो क्या करता है, आपको फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने देता, लेकिन ये आर्मी वाले आपको इजीली छोड़ेंगे नहीं, आपसे पैसा लेंगे ही लेंगे। ठीक है। फिर ये वीएमएमसी वर्धमान महावीर की यहाँ पे इसका भी एडमिशन यहीं से होगा, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज का। सफदरजंग हॉस्पिटल का यहाँ से होगा, अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ से होगा, राम मनोहर लोहिया का यहाँ से होगा, एसिक डेंटल का होगा, और दिल्ली 15% AIQ। देखिए 100% एम्स की जो है ना सीट्स यहीं से फिल होगी, और जिपमेर की 100% यहीं से होगी। उनका स्टेट कोटा वाले को डोमिसाइल यहाँ देना पड़ेंगे, और बीएससी नर्सिंग जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट का है उसकी यहाँ पे काउंसलिंग होगी, और जामिया मिल्लिया जो है उसकी डेंटल की काउंसिल यहाँ से होगी। जामिया मिल्लिया में MBBS नहीं है। ठीक है। नंबर 13 पे 15% AIQ ऑल इंडिया कोटा। देखो इसमें क्या लिखा है,
ओपन सीट्स डोमिसाइल फ्री इंक्लूड्स। देखो इसमें डोमिसाइल नहीं चाहिए, ऑल इंडिया के लिए आप एडमिशन ले रहे 15% में, तो डोमिसाइल फ्री है। 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स MBBS का, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट कॉलेजों का 15%, और डेंटल की पूरे इंडिया की गवर्नमेंट कॉलेज का 15% यहाँ से एडमिशन होगा। 100% MBBS BDS बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपन सीट्स का होगा। एम्स का 100% सीट्स का एडमिशन यहाँ से होगा, और जिपमेर का होगा, पौंडीचेरी कराईकल दोनों कैंपस का। AMU ओपन का यहाँ से होगा। 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी और IP यूनिवर्सिटी, इन शॉर्ट पर्सन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है VMMC का यहाँ से होगा, अटल बिहारी वाजपेयी का होगा, एसिक डेंटल का होगा, जामिया ओपन सीट्स जो डेंटिस्ट्री है उसका होगा, और 50% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ एसिक का यहाँ से होगा। रिजर्वेशन तो ये एज यूजुअल जो होता है 15% SC का, ST का 7.5%, OBC का 27%, EWS का 10% और PW का हॉरिजॉन्टल 5%। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अंडर PWD कैटेगरी इज 5% इन AIQ। ठीक है, इसका भी मैंने कट ऑफ रखा है कि कितना लोएस्ट में आपको PWD में मिल सकता है। अब है नंबर 14 पे एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर AIQ क्या है? कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड नीट UG डोमिसाइल फ्री एज पर नॉर्म ऑफ NMC, और आपके 50% 40% वो चाहिए 12th में। ठीक है, और ये कन्वर्जन अगर सीट खाली पड़ती है तो क्या होगा? एंड ऑफ काउंसलिंग तो ST PWD का उसी कैटेगरी में जाएगा, SC का उसकी SC में जाएगा, फिर ST का खाली होगा तो SC में जाएगा। ये एल्गोरिदम लिखा हुआ देख लेना। अब चैप्टर 3 में क्या है? 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में वो सबकी चॉइस फिलिंग यहीं से होगी, सबका एडमिशन यहीं से होगा। चाहे वो किसी भी कोटा में एडमिशन लेना चाहते हो, कॉलेज एडमिशन नहीं दे सकता। कीपिंग इन व्यू ऑफ द इलेक्शन पास हियर इन अबाउट द OCI कार्ड होल्डर। देखो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो इंडियन नेशनल है फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन क्या दिया है कि आप इंडिया में गवर्नमेंट सीट भी ले सकते हैं अगर आपका स्कोर ऐसा है तो, ऑल इंडिया कोटा से आप ले सकते हैं। और अगर आपका स्कोर थोड़ा और कम है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट कोटा में लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। और अगर स्कोर आपका उससे भी कम है कि मैनेजमेंट कोटा भी नहीं मिल सकता तो आप NRI में भी ले सकते हैं। यानी OCI कैंडिडेट्स को 3 चांस दिए हैं, गवर्नमेंट सीट्स का, मैनेजमेंट सीट्स का और NRI का। हम लोग को क्या 2 चांस होते हैं? क्या NRI तो है नहीं, तो हमें क्या चांस है कि गवर्नमेंट कोटा हम ले सकते हैं और मैनेजमेंट कोटा ले सकते हैं। लेकिन NRI 3 कोटा में एडमिशन ले सकते हैं किसी भी एक जगह, ऐसा नहीं कि तीनों में सीट ब्लॉक करके रखें, वो कहीं एक ही जगह सीट ले पाएंगे। और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है ना उसमें कोई कैटेगरी नहीं चलती। किसी भी स्टेट में आप देखेंगे कि मैनेजमेंट कोटा में कोई कैटेगरी नहीं चलती, सिवाय राजस्थान के कोई सुना है। लेकिन जनरली क्या होता है कि मैनेजमेंट कोटा ऑल इंडिया रैंक से ही फिल होता है। ये अगर आपके स्टेट में हो तो आपका स्टेट का जो जनरल मेरिट रैंक बनेगा उसी से फिल होता। मैनेजमेंट कोटा में कोई कैटेगरी नहीं चलती, चाहे OBC से हो, SC से हो, ST से हो, PWD से हो, EWS से हो, वहाँ कोई भी कैटेगरी काम नहीं लगती ऑल इंडिया रैंक पे। या अगर आप स्टेट से ले रहे हो, यहाँ डीम की बात हो रही है तो डीम आपको ऑल इंडिया रैंक से ही मिलेगा, कैटेगरी से नहीं मिलेगा। और आपके स्टेट में अगर मैनेजमेंट कोटा होगा तो स्टेट के मेरिट रैंक से बनेगा, जनरल मेरिट रैंक जो होगा उससे मिलेगा, आपकी कैटेगरी रैंक से आपको मैनेजमेंट सीट्स नहीं मिलेगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, डोमिसाइल फ्री है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में 2 कॉलेज ऐसे हैं जो जैन माइनॉरिटी है एक, और एक मुस्लिम माइनॉरिटी है। जो गुजरात में वडोदरा में सुमनदीप है, उसका जैन माइनॉरिटी का एक स्पेशल कोटा है। एक तो ओपन कोटा है जो सब धर्म के लोग एडमिशन ले सकते हैं, और एक सिर्फ जैन माइनॉरिटी का कोटा है, उसमें लोएस्ट स्कोर पे भी उनको मिल जाएगा, लोएस्ट कट ऑफ में भी उनको एडमिशन होता है जैन माइनॉरिटी का। सुमनदीप डीम्ड यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। और इसी तरह एक मुस्लिम माइनॉरिटी, एक हमदर्द जो थी वो तो बंद हो गई है इस साल, सॉरी बंद तो नहीं हुई, इस साल उसको परमिशन नहीं मिली है, कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं NMC और हमदर्द के बीच में तो वो कॉलेज वापस आ जाएगी 3rd राउंड में, अगर सही हो जाता है 3rd तक या स्टे तक, वरना फिर अगले साल पे बात जाएगी। तो हमदर्द का एक मैनेजमेंट कोटा था मुस्लिम माइनॉरिटी का, वो इस साल नहीं मिलेगा।
और अलीगढ़ मुस्लिम का तो मैंने बता दिया कि AIQ में है। लेकिन ये डीम की बात हो रही है, तो डीम में येनोबया मैंगलोर में एक कॉलेज है मुस्लिम माइनॉरिटी का। उसमें क्या, मुस्लिम माइनॉरिटी का कोटा अलग से है। एक ओपन कोटा है सब धर्म के लोगों के लिए, और एक मुस्लिम माइनॉरिटी का मतलब कहीं भी पूरे इंडिया का मुस्लिम जो है उस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है माइनॉरिटी कोटा में। MM सिलेक्ट करते हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटी में कम कट ऑफ में, यानी कि लोएस्ट कट ऑफ में आपको एडमिशन मिलता है, लोएस्ट स्कोर पे मिलता है। वो कट ऑफ मैंने इस वीडियो के एंड में रखा है, आप देख लेना। जैन माइनॉरिटी का भी रखा है और मुस्लिम माइनॉरिटी का MBBS का भी रखा है और BDS का भी रखा है, दोनों का, जैन और मुस्लिम। लोएस्ट कट ऑफ जो है उनके पर्सनल कोटा में, वो इस वीडियो के एंड में आपको दिखेगा। अब जो एम्स है, एम्स की 100% सीट्स का एडमिशन यहाँ से होता है, और NRI की फ़ीस जो एम्स जो तय करेगा वो पे करना होगी, ठीक है। और उसमें एम्स में क्या है कि उसके खुद के भी क्राइटेरिया होते हैं कि इससे पहले ऐसा था कि आपको 60% चाहिए सब में, 50% तो सबके और कॉलेजों में है, लेकिन एम्स का क्राइटेरिया ऐसा था, जिपमर का ऐसा था कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये चारों में 60% होना चाहिए। तो वो उनके पर्सनल जो भी क्राइटेरिया होगा वो आपको उसको फॉलो करना होगा। उसकी क्राइटेरिया क्या, एलिजिबिलिटी क्या है, तो भाई नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, डोमिसाइल फ्री है, और एलिजिबिलिटी कंडीशन एज पर एम्स विल बी एप्लीकेबल। जो है आप देख लेना एम्स की वेबसाइट पे, और सीट खाली रहेगी तो उसका एल्गोरिथम है। एसिक जो है इंश्योर्ड पर्सन्स कोटा है, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, कैंडिडेट शुड हैव वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्ट नंबर, द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वर्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ये जो सब है ना, ये आपको करके रखना है। जो इसमें आता होगा इंश्योर्ड पर्सन कैटेगरी में, उसको इसमें एसिक में चॉइस करना है, वरना करना ही मत। हाँ ठीक है, जो जिस कोटे में आता हो उसी को करना है, वरना आपको एडमिशन दे देगा, सीट अलॉट हो जाएगी, और वो कॉलेज में आप जाएंगे तो वो कहेगा कि भाई वो लाओ सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो आपको एडमिशन नहीं देगी वो कॉलेज, तो आपका एक राउंड बेकार चला जाएगा। इसकी जगह आपने कोई और अच्छी कॉलेज डाली होगी तो आपको वो मिल जाती, ऐसा, ठीक है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक तो 15% ऑल इंडिया कोटा है, उसमें सभी ले सकते हैं, और एक 85% जो है वहाँ के डोमिसाइल को मिलेगा, दिल्ली के डोमिसाइल को मिलेगा, ठीक है। जामिया मिल्लिया जो है वो सिर्फ डेंटिस्ट्री है, और VMMC, अटल बिहारी वगैरह ये सब, तो ये दोनों का होगा। लेकिन 85% में एडमिशन लेना है तो वहाँ के डोमिसाइल आप होना चाहिए। अदर स्टेट्स वाले सिर्फ 15% में ले सकेंगे। उसके बाद है दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी इसी तरह देखिए, 15% AIQ से, 84% स्टेट कोटा से होगा, उसके डोमिसाइल होना चाहिए। और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी डज नॉट अलॉट सीट थ्रू नॉमिनेशन बेसिस। नॉमिनेशन बेसिस पे कहीं भी एडमिशन होता नहीं है, आपके रैंक के, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ही एडमिशन होगा। फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया इस्लामिया दिल्ली, जिसमें एडमिशन लेना है जिसको जामिया इस्लामिया में, वो एक देख लेना, ठीक है। उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो सब आप चेक कर लेना। IP यूनिवर्सिटी, इंश्योर्ड पर्सन का जो कोटा है उसके लिए आप देख लेना, 15% AIQ से, 85% स्टेट कोटा, डोमिसाइल चाहिएगा। सफदरजंग हॉस्पिटल, अटल बिहारी, VMMC, ये सब आप देख लेना, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने बता दिया है, वहाँ पे 3 है। एक देखो NR सीट तो है ही, लेकिन AMU जो है एक ओपन सीट से सब मजहब के लोगों के लिए, सब धर्म के लोगों के लिए, एक मुस्लिम माइनॉरिटी है पूरे इंडिया के लोगों के लिए, इसके लिए स्कोर आपको बहुत चाहिए AMU के लिए। और एक है अलीगढ़ का इंटरनल कोटा, AMU इंटरनल सीट्स। BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी जो है उसकी ओपन सीट से डोमिसाइल फ्री है, यहाँ पे कोई अदर कोटा नहीं है, सबको 100% सीट्स में कोई भी एडमिशन ले सकता है, डोमिसाइल फ्री और नीट एलिजिबल होना चाहिए। BHU की जो कंडीशन होगी वो फॉलो करना चाहिए। AFMC का मैं बताया कि वो यहाँ से डिटेल भेज देंगे, वहाँ पे आपका चेकअप होगा, आपको बुलाया जाएगा। जो शुरू की लिस्ट में आएंगे, बहुत सारे बच्चे AFMC का कर देते हैं, लेकिन सबको बुलाया नहीं जाता। शुरू के बच्चे ही इसमें जितने सिलेक्ट हो जाते, बारी बारी बुलाते हैं, उनकी सीट के अकॉर्डिंग जितने बच्चे आ गए
उतने बच्चों को ले लेते हैं। 150 मेरे ख्याल से बुलाते हैं, 150 बॉयज़ और 150 गर्ल्स। फिर उसमें से जो जो सिलेक्ट होते हैं उसमें हो गया तो ठीक है, वरना और दूसरे बच्चों को बुलाएंगे। सब बारी बारी जब तक के उनका कोटे के हिसाब से स्टूडेंट्स नहीं आ जाते वहाँ तक वो बारी बारी चेकअप के लिए बुलाते हैं। उसके लिए आपको पुणे जाना होगा और वहाँ पे रहकर आपको चेकअप कराना पड़ेगा जितने भी दिन आपको रुकाए। जिपमर का देखो एक स्टेट कोटा होता है और एक ऑल इंडिया का होता है। तो स्टेट वालों के लिए डोमिसाइल चाहिएगा, ऑल इंडिया के लिए डोमिसाइल नहीं चाहिए। एम्स के बाद जिपमर भी अच्छा कॉलेज है। देखो एम्स में एक फ़ायदा क्या है कि आपको बॉन्ड नहीं देना पड़ता, आप फ्री हो जाते हैं 5.5 साल में। बीएससी नर्सिंग जो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट का है उसका ये है, वो आप देख लेना, ठीक है, जिसको इसमें एडमिशन लेना हो। अब चैप्टर 12 देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर सबमिटेड बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एनटीए इज यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द एमसीसी पोर्टल फॉर काउंसलिंग। ये बात हो चुकी है, जो आपने नीट के फॉर्म में दिया है वही यहाँ पे रहेगा। ऑल द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंड बाय एमसीसी थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और एसएमएस ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली। जो रजिस्टर्ड हो गए उसी पे आएगी ईमेल और मोबाइल। अल्टरनेट आप डाल सकते हैं, एक एक दोनों, ईमेल का भी ऑप्शन है अल्टरनेट डालने का और मोबाइल का भी ऑप्शन है अल्टरनेट मोबाइल का। एनी कंप्लेंट विद रिगार्ड टू द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये कुछ भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप भाई कि मेरा रजिस्टर्ड नंबर है उसको चेंज करना है, ईमेल चेंज करना, वो पॉसिबल नहीं है। अल्टरनेट मोबाइल, अल्टरनेट ईमेल डाल सकते हैं, लेकिन पुराने रजिस्टर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट एडवाइज टू यूज़ लैपटॉप और कंप्यूटर। देखो आप एकदम क्लियर स्क्रीन दिखे, इसी तरह आपको एक तो नेट की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए और लैपटॉप और कंप्यूटर होगा तो आप इजीली एकदम वाइड स्क्रीन में अच्छे से आप देख पाएंगे। और चॉइस फिलिंग में भी मिस्टेक नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक नहीं होगी, चॉइस फिलिंग में मिस्टेक नहीं होगी और नेट की स्पीड अच्छी होगी तो पेमेंट भी आपका स्मूथली ईजिली हो जाएगा। क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द एमसीसी। देखो जो क्वालिफाई है उसी को करना है, जो 12 फेल है उसको यहाँ आना ही नहीं है, एमसीसी पे आना ही नहीं है, या जिसके 50% नहीं है ओपन ईडब्ल्यूएस के और 40% नहीं है ओबीसी एससी एसटी के, उसको एमसीसी पे रजिस्टर नहीं करना है। अपने पैसे फंसाना नहीं है, जो एलिजिबल है वही रजिस्टर करें ताकि उनका पैसा फंसे नहीं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड संदेश ऐप। देखो संदेश ऐप है वो आप कर लोगे ओटीपी के जरिए मोबाइल नंबर डाल के, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लेकिन आपको वेबसाइट तो ज़रूर से करना ही है, इसलिए कि मैं मोबाइल वाले पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखता, ईमेल पे भरोसा नहीं रखता, इसलिए कि सर्वर कुछ डाउन हुआ, कुछ हुआ, आपको ईमेल नहीं मिला, आपको मैसेज नहीं मिला और आप मोबाइल के भरोसे बैठे रहे तो प्रॉब्लम आ सकती है। आपको डेली 5 टाइम्स एमसीसी की वेबसाइट देखते रहना है। स्टेट में काउंसलिंग कर रहे हो तो स्टेट की वेबसाइट देखते रहना है। मैं आपको 5 टाइम्स कहता हूँ, लेकिन मैं 50 से भी ज़्यादा मरतबा पूरे दिन में 24 घंटे में देखता रहता हूँ। इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू फिजिकली रिपोर्ट एट द कॉलेज अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कॉलेज को विजिट करना होगा। आप कहें कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आना बाकी है, वो आना बाकी है, तो कॉलेज आपका एडमिशन नहीं देगी। इसलिए सब डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना है। आपको टाइम मिल गया 31 तक का, आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। और आपको जब भी एडमिशन होगा उस कॉलेज पर आपको फिजिकली जाना होगा, खुद जाना होगा, ऑनलाइन कुछ नहीं होगा। आपको फिजिकली खुद वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो ही आपकी सीट कंफर्म होगी, वरना सीट कंफर्म नहीं होगी। देखो, नो अदर पर्सन इन प्लेस ऑफ द कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स फॉर टेकिंग एडमिशन ऑन द बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट। देखो एमसीसी के जो भी आपको सीट मिलेगी ना, आप किसी को अथॉरिटी लेटर देकर नहीं भेज सकते, कैंडिडेट को खुद ही जाना पड़ेगा। अपने गार्डियन के साथ जाओ, किसी के साथ भी जाओ आप, लेकिन कैंडिडेट को खुद ही फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। कैंडिडेट की तरफ से स्टूडेंट के बिहाफ में कोई दूसरा आदमी नहीं जा सकता, चाहे उसके फादर मदर हो, स्टूडेंट वहाँ पे चाहिए चाहिए चाहिए। देखो 3 राउंड जो हमने समझाया वही है, दोबारा टाइम चला जाएगा, आप देख लेना। राउंड 1 में क्या होगा, मैं जैसे बताया शुरू में आपको डिटेल से, वही बात यहाँ पे दोहराई गई है। राउंड 2 में दोहराई गई है, राउंड 3 में दोहराई गई है और स्ट्रे का बताया गया है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसमें हमें देखो मेन जो है वो देख लेना। ठीक है,
मेन क्या है, आप ये पूरे पढ़ सकते हैं, आपको जो भी डाउट हो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें मेन जो है 29 नंबर में देख लेते हैं हम। देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उसमें 29 में क्या लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो अलॉटमेंट लेटर इश्यूड बाय एमसीसी, आपको लॉगिन करके अलॉटमेंट लेटर निकालना है जो सीट मिली है उसका। एडमिट कार्ड्स ऑफ एग्जाम इश्यूड बाय एनटीए, आपने नीट एग्जाम दी थी उस वक्त एडमिट कार्ड आया था, वो चाहिए कि भाई आप ही कैंडिडेट हो जिसने एग्जाम दी है, आपके बिहाफ किसी और ने नहीं दी है। उस प्रूफ के लिए आपको एडमिट कार्ड भी चाहिए, रिजल्ट चाहिए यानी कि एनटीए का स्कोर कार्ड चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर 10th में नहीं है तो अलग से चाहिए, और 10th की मार्कशीट में अगर है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए जो आपने पास किया है, तो पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, और 12 का सर्टिफिकेट भी चाहिए, हाँ, और पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, और 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड हो तो वो चलेगा, या पान कार्ड चलेगा, या ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, या लास्ट में पासपोर्ट चलेगा। और फॉरेन नेशनल हो गए उनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट चाहिएगा। कार्ड नंबर, डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा वो मैंडेटरी है। और कैंडिडेट्स शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स एप्लीकेबल। अगर कोई SC ST कैटेगरी से है तो यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ इनका फॉर्मा है, उसी के मुताबिक सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। सर्टिफिकेट इंग्लिश या हिंदी में चाहिए, और बेटर इंग्लिश है इसलिए कि बहुत सी जगह हिंदी भी नहीं चलता। साउथ के स्टेट में, साउथ स्टेट है ना, साउथ इंडिया में वहाँ नहीं चलता, इसलिए आपको इंग्लिश बना लो तो आपको और ऑल इंडिया चलेगा। अगर OBC से आते हैं तो OBC सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर आपको इंग्लिश में बनाना है, यहाँ पे दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं चलेगी। बेटर है कि आप SC ST में से हो तो भी इंग्लिश बनाओ, OBC में से हो तो भी इंग्लिश में बनाइए। EWS कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी आप इंग्लिश में बनाइए, और फॉर्मेट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने अपलोड किया है, वह देख लेना। इसी फॉर्मेट में चाहिए, किसी और फॉर्मेट में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो ये जो ज्वाइनिंग करने के लिए आपको बुलाते हैं ना स्टूडेंट्स को वहाँ पे, इसका एक फ़ायदा क्या है कि आपको जो सीट अलॉट होती है तो उस कॉलेज को आप देख लें। आपको 5.5 साल वहाँ पे पढ़ाई करनी है, ठीक है, 4.5 साल पढ़ाई, 1 साल इंटर्नशिप, तो 5.5 साल आपको रहना है, तो कॉलेज आप देख लो, उसके बाद आप कंफर्म करें। बाद में ऐसा ना हो एडमिशन होने के बाद अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दिया, फिर बाद में गए है, अरे ये तो बहुत ख़राब कॉलेज है, यहाँ तो ऐसा है वैसा है, फला है ढिका है, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम लग रहे हैं, अब आप सीट छोड़ नहीं सकते, आपको रहना पड़ेगा 5.5 साल। तो ये फिजिकल ज्वाइनिंग में ये होगा ना कि आप कॉलेज को देख पाएंगे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने जाएंगे तो पहले आप कॉलेज देखिए, कॉलेज की सब चीज़ देखिए। आपको है कि मुझे लेना ही है एडमिशन, तो फिर आप एडमिशन ले लीजिए। और फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला है, और आपको अगर नहीं जम रहा है तो आप कॉलेज को कंफर्म मत कीजिए, कॉलेज को देख लीजिए। आप अच्छा लगता है तो कंफर्म कीजिए और अपग्रेड कीजिए सीट को, अच्छा नहीं लगता है तो फिर मत कीजिए। ठीक है, ये एक फ़ायदा है। नंबर 30 में क्या है कि बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में जो देखो इंग्लिश में ही चाहिए कहा ना इन्होंने, हिंदी का प्रॉब्लम आता है बहुत सी जगह पे। और क्या है 32 में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए अभी आपके पास टाइम है, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताए गए अभी उसको जमा कर लो। यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट पे भी लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब वीडियो में रखे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ओरिजिनल के बगैर एडमिशन नहीं देंगे। NRI वाले को NRI के हिसाब से अपना काम करना है। अब देखो फीस की बात है, फीस का क्या है कि अगर हमको ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेना है, अगर UR कैटेगरी से आते हैं हम, ओपन EWS, तो 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी और 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी, 11,000 रुपया फीस रहेगी। और अगर UR EWS से कोई PWD कैंडिडेट है तो उसको रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये हो जाएगी, और सिक्योरिटी डिपॉजिट तो उसके लिए 10,000 होगी। ठीक है, अब अगर SC ST कैटेगरी से कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है और सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000। देखो SC ST OBC या इस कैटेगरी का PWD कैंडिडेट होगा तो उसको 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देना है, इनको 5,500 देना है, 5,500। ओपन EWS को 11,000 देना है। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस है, किसी भी कैटेगरी से होगा, क्योंकि डीम में तो आप पैसे वाले हो गए ना, अब यहाँ कोई कैटेगरी काम नहीं आएगी, सभी के लिए 5,000 फीस है। अगर आप डीम की
डीम में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, और 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगी। अगर आप 2,05,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा के लिए भी एलिजिबल है, ऑल इंडिया कोटा के एलिजिबल है और डीम के लिए भी एलिजिबल है। फिर आपको 11,000 अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। 2,05,000 में आपके 11,000 आगे समझो, यानी कि 2 लाख आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगी और ये पैसे एमसीसी के पास रहेंगे, कॉलेज में नहीं जाएंगे। ये आपकी जो फीस होगी कॉलेज की उसमें माइनस नहीं होगा। कॉलेज की फीस तो जो भी होगी वो आपको देना ही देना है। 2 लाख रुपये आपके काउंसलिंग के एंड में 2-5 महीने में मिल जाएंगे। इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी फीस में माइनस नहीं होगी। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट काउंसलिंग खत्म होने के 2-5 महीने बाद मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये पैसे मिलेंगे ज़रूर जिस अकाउंट से आपने पे किए होंगे। तो अगर आप 2,05,000 भरते हैं तो ऑल इंडिया कोटा की भी सीट की आप चॉइस फिल कर सकते हैं और डीम यूनिवर्सिटी की भी कर सकती है, डबल चांस है। और अगर 11,000 भरते हैं जैसे हम, तो फिर हमें सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए चांस है, डीम में हम चॉइस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिफंड जो है वो आपका जो सेम अकाउंट होगा उसमें आएगा, या आपने जो अपलोड किया होगा अभी चेक या जो भी उसमें आएगा। ठीक है, और उसके लिए इन्होंने कॉन्टेक्ट अस के अंदर देखो इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है 0120407350 और टोल फ्री नंबर है 1800-102-7637। ईमेल भी दिया है। ये सब रिफंड प्रोसेस के लिए। अच्छा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से उनके लिए सेंटर दिए हैं कि वहाँ इस सेंटर पे जाके उनको अपना चेकअप कराना है, सर्टिफिकेट लेना है, दिखाना है। न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, महाराष्ट्र, जे हॉस्पिटल, गोवा और त्रिवंथापुरम केरला, जयपुर राजस्थान, चंडीगढ़, अगरतला त्रिपुरा, वाराणसी उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, क्या है बांद्रा में, अलियावर्जन, नागपुर महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग्स, मैसूरू कर्नाटका, इसमें गुजरात नहीं है। अब देखो फॉर्मेट है, SC ST का क्या है वो देख लो, OBC का क्या है नॉन क्रीमी लेयर का, और EWS का। उसके बाद है ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ख़त्म हो गया। अब मैं आपको जो है ना कट ऑफ दिखा दूँ। कट ऑफ जो वीडियो के एंड में है, AIQ का जो कट ऑफ है वो 25,124, ऑल इंडिया रैंक 25124 ओपन के लिए तेलंगाना मिला है 2024 में। EWS के लिए 28,752 ऑल इंडिया रैंक, एम्स मदुराई मिला है, और EWS का नागालैंड मिला है 28,836 पे ऑल इंडिया कोटा से नागालैंड 28,836। OBC जो है 25,220 25,220 पे अंडमान निकोबार हुआ है क्लोज, और SC जो है 1,63,208 1,63,208 SC MBBS मिजोरम ऑल इंडिया कोटा, और ST का जो है 1,68,640 MBBS मिजोरम ऑल इंडिया कोटा। अब गुजरात की जो GMERS जिसकी फीस 3,75,000 है ईयरली, वो क्लोज हुआ है 24,795 ओपन कैटेगरी राजपीपला, और OBC जो है 25,056 पे क्लोज हुआ है राजपीपला। EWS जो है 27,085 पे क्लोज हुआ है पोरबंदर। SC जो है 1,38,322 नवसारी ऑल इंडिया कोटा। ST जो है 1,68,888 राजपीपला ऑल इंडिया कोटा। और PWD कैंडिडेट्स जो है उसको मोरबी में मिला है सबसे लोएस्ट पे 11,66,925 11,66,925 ऑल इंडिया रैंक पे PWD मोरबी में मिला है। इसमें ऑल इंडिया कोटा से पूरे इंडिया के बच्चे ले सकते हैं। इसी तरह PWD कोटा मैंने ऑल इंडिया का अलग से निकाला है। ये तो हो गया गुजरात का GMERS। अब PWD कोटा जो है AIQ से अगर आप ले रहे हैं एडमिशन तो ओपन कैटेगरी है तो 12,31,904 रैंक तक मिल सकता है। EWS कैटेगरी है तो 11,65,851 तक मिल सकता है। ये लास्ट ईयर का PWD का कट ऑफ है। और अगर OBC से है तो 13,86,421 13,86,421 PWD OBC, और SC से है तो 13,82,849, और ST से है तो 12,57,214। ये जो है PWD पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी PH कैटेगरी, उसके ऑल इंडिया कोटा का ये कट ऑफ है।
और BDS AIQ जो है 1,22,313 ओपन कैटेगरी, 126,849 EWS, 1,38,030 OBC, 2,78,570 SC, 5,37,499 ST। ये BDS ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट का है। अब जो आप है ना डीम की बात कर लेते हैं। तो MBBS डीम जो लास्ट जो मिला है स्टे वैकेंसी में गया है 1,62,274, लेकिन जो ज्वाइनिंग लिस्ट है उसमें तो उससे भी कम स्कोर पे मिला हुआ था। 3,34,961 पर लास्ट रैंक ज्वाइन है डीम यूनिवर्सिटी में। और MBBS जो SC टू ओपन MQ लास्ट रैंक जो कम हुआ है डीम में, तो लास्ट यहाँ तक मिला है 13,32,034 पर। कोई सीट खाली रह गई होगी तो उसमें इस तरह हुआ है। और MBBS का जो मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा येनोपया का है वो 4,02,577 ऑल इंडिया रैंक पर मिला है येनोपया मैंगलोर में। और जैन माइनॉरिटी का जो सुमनदीप में कोटा है बड़ौदा में वो मिला है 5,96,197 पे। इसमें ऑल इंडिया में कोई भी जैन स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। अब BDS डीम की बात कर लेते हैं। 6,39,503 BDS डीम यूनिवर्सिटी और 13,94,835 BDS लास्ट ज्वाइन OBC टू ओपन MQ में हुआ है। एक आध सीट कोई ऐसी रह गई होगी, लेकिन जनरली हम 6,39,503 को फॉलो कर सकते हैं। और जैन माइनॉरिटी का जो BDS है वो 7,04,486 पे गया है लास्ट ईयर सुमनदीप बड़ौदा। और मुस्लिम माइनॉरिटी येनोपया मैंगलोर में गया है 7,16,651, ये मुस्लिम माइनॉरिटी। ये आपको मैंने ऑल इंडिया के AIQ के डीम के सब कट ऑफ दिखा दिए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए ताकि सबको इसका फ़ायदा पहुंचे और आप सभी को अच्छे में अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए आपके रैंक के मुताबिक। और अच्छे से आप चॉइस करना, थोड़ा टाइम ले लेना, लेकिन अच्छे से चॉइस करना, मेट्रो सिटी को प्रेफर करना। सबसे पहले तो एम्स है, जिनको एम्स मिल सकता है, फिर बाद में मेट्रो सिटी की अच्छी अच्छी कॉलेजों को आप ले सकते हैं, फिर अपने स्टेट की आप कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। जो भी अपडेट आएगी MCC के पोर्टल पे वो ज़रूर से आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी, इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। जब भी आप नेट ऑन करेंगे तो मेरा वीडियो आपको शो हो जाएगा।